हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। हम इसके बारे में डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। और जो प्लांट सेल होते हैं उसमें सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। हम इसके बारे में भी आज थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन जो है, ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर देख लें। तो प्रीवियस लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल क्या होती है। तो मैंने आपको बताया था कि लास्ट लेक्चर में कि जो सेल है उसकी मेन 3 पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड पार्ट होता है न्यूक्लियस और थर्ड पार्ट होता है साइटोप्लाज्म। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में से आज हम फर्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे, दैट इज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सेल मेम्ब्रेन जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट रहता है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को आप क्या कह सकते हैं, आप सेल मेम्ब्रेन को आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन चाहे कहा जाए, चाहे इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाए, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। तो आप लिख सकते हैं इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग of the cell that separates the contents of the cell from its एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो मेन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो सेपरेट करती है सेल के कंटेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरमेंट से, ठीक है। अब इसका मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है कि ये अलाउ करती है या परमिट करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो आप क्या लिख सकते हैं, इट अलाउ, या फिर आप यूज कर सकते हैं परमिट। इट अलाउ और परमिट क्या क्या, the entry and exit of some material in and out of the cell, ठीक है। अब ये जो है इन और आउट मटेरियल की एंट्री को भी कंट्रोल करती है, इसलिए क्योंकि ये किसी किसी की एंट्री को अलाउ करती है, किसी की एंट्री को ये प्रिवेंट भी करती है। जैसे कि हम लिख सकते हैं इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ some other material। अब क्योंकि ये एंट्री को आपका रिस्ट्रिक्ट भी करती है, सो इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से क्या मतलब है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से मतलब होता है कि सिलेक्शन करती है
कि किसको आपको परमिट करना है, किसको परमिट नहीं करना है। तो सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, ये अलाउ करती है एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब मटेरियल्स की इन एंड आउट ऑफ द सेल। और तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, ये प्रिवेंट करती है मूवमेंट कुछ मटेरियल की, इसलिए इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसके अलावा और ये क्या कर सकती है। जब ये आपकी एंट्री को कंट्रोल कर रही है तो आप लिख सकते हैं इट फंक्शंस एज ए मैकेनिकल बैरियर, कि ये एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। ये प्रोटेक्ट करती है सेल के कंटेंट को और मेंटेन करती है इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ सेल। ठीक है, अब इसी के अंदर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें आप डिफ्यूजन पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस पढ़ेंगे, एंडोसाइटोसिस पढ़ेंगे, फैगोसाइटोसिस पढ़ेंगे। तो अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि जो आपके सब्सटेंस हैं, how substance move in and out of the cell, how this happen, कि एक सेल है उसमें कुछ अंदर आ रहा है, कुछ बाहर जा रहा है। आपने प्लांट सेल का स्ट्रक्चर देखा, आपने एनिमल सेल का स्ट्रक्चर देखा। प्लांट सेल में आप पढ़ते हैं कि सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट रहती है आउटर मोस्ट, उसके अंदर जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है। एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो ही सेल मेम्ब्रेन है। हमने ये पढ़ा कि कुछ मटेरियल अंदर आ सकते हैं, कुछ मटेरियल बाहर जाते हैं, इसलिए ये मेम्ब्रेन जो है ये सेलेक्टिवली परमेएबल है। बट ये जो सब्सटेंस अंदर आ रहे हैं या बाहर जा रहे हैं, दैट मीन्स सब्सटेंस मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल, हाउ दिस हैपन इन द सेल। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, जो टर्म है वो है डिफ्यूजन। तो चलिए अब हम देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन जो है ये आपकी मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की डिफ्यूजन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस from a region of high concentration to a region where its concentration is low। तो क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन बेसिकली स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होती है सब्सटेंस की हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जब सब्सटेंस की मूवमेंट होती है तो हम उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं।
तो हमेशा याद रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या आपकी ऑक्सीजन है, इट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन by a process called diffusion. अब मैंने ये बात बोली कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है ये सेल मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन प्रोसेस से आपकी मूव करती हैं। चलिए इस कंसेप्ट को समझते हैं। मैंने क्या बताया, ठीक है, मैंने ये कहा कि आपका जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, हम उसी को एग्जाम्पल लेके चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स जो हैं ये रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को इनसाइड द बॉडी लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी रिलीज करते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा किस कारण से होता है? देखिए, हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है। फूड के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। फूड के ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी मिलती है। ऑक्सीडेशन किससे होगा, ऑक्सीजन से होगा। तो हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में कितनी प्रेजेंट है, हम कहते हैं नेचर में 21% जो है ऑक्सीजन प्रेजेंट है लगभग। तो नेचर में आपके ऑक्सीजन एक्सेस में है, यानी कि नेचर आप क्या कह सकते हैं, सराउंडिंग्स कह सकते हैं। सराउंडिंग्स में आपकी ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन पे है और बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन कैसी है, बॉडी में उसकी कंसंट्रेशन लो है। तो हाई से लो की तरफ आपकी ऑक्सीजन आती है बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन। अब बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर वर्क होंगे जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होगी हाई और नेचर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन हो गई लो। तो ये भी आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही बाहर जाएगी। तो डिफ्यूजन के लिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो गैसेस पढ़ी कि दोनों का डिफ्यूजन से प्रोसेस जो है वो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के कारण हमारी बॉडी से बाहर जाती है और ऑक्सीजन डिफ्यूजन के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर आती है। तो चलिए इसको वर्डिंग्स में लिख के देखते हैं कि हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप लिखिए, सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड इज ए सेलुलर वेस्ट एंड require to be excreted out by the cell. Some substances like carbon dioxide accumulate मतलब जमा होना, इकट्ठा होना, accumulate in high concentration inside the cell in cell's external environment. The concentration of
कार्बन डाइऑक्साइड इज लो as compared to inside the cell as soon as there is difference in concentration of carbon dioxide inside and outside of the cell, carbon dioxide moves out of the cell. तो आप इसके 3 पॉइंट्स बनाइए। पहला पॉइंट ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्यूमुलेट होती है हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। दूसरा पॉइंट ये कि सेल के जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है उसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की लो होती है एज कंपेयर टू इनसाइड द सेल। और तीसरा पॉइंट ये कि जब तक ये डिफरेंस इन कंसंट्रेशन रहेगा इनसाइड एंड आउटसाइड, कार्बन डाइऑक्साइड मूव होती रहेगी सेल से बाहर की तरफ। ठीक है, कहां से? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि एक सेल है, दिस इज ए सेल। यहां पे आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हाई है, यहां कार्बन डाइऑक्साइड आपकी लो है। तो जब तक ये डिफरेंस रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती रहेगी। इस प्रोसेस को आप डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसी तरह से आपका क्या है, ऑक्सीजन सेल में आपकी लो है, ऑक्सीजन यहां पर हाई है आउटसाइड द सेल, तो इट कम्स इन द सेल। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिफ्यूजन। तो मैंने आपको क्या बताया? डिफ्यूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। मेन बात क्या है? डिफ्यूजन प्ले एन important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. तो दिस इज ऑल अबाउट डिफ्यूजन। अब आप सोचेंगे कि क्या सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन ही इस चीज को फॉलो करती है? तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, वाटर ऑल्सो ओबे the law of diffusion। वाटर भी लॉ ऑफ डिफ्यूजन को फॉलो करता है। बट अगर यही प्रोसेस हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाने का विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस में हो, तो उस प्रोसेस को आप कहते हैं ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन के बाद जो सेकेंड प्रोसेस है जिससे मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस मूव इन और आउट ऑफ द सेल करते हैं, उस प्रोसेस का नाम है ऑस्मोसिस। फर्स्ट प्रोसेस आपने पढ़ा डिफ्यूजन, सेकेंड आप पढ़ रहे हैं ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होता है?
द मूवमेंट ऑफ water molecule through such a selectively permeable membrane is called ऑस्मोसिस। अब जो मूवमेंट है ये अफेक्ट होती है, क्या सब्सटेंस डिसॉल्व है वाटर के अंदर, किस तरह का सॉल्यूशन है, कि मूवमेंट अंदर की तरफ होगी या मूवमेंट बाहर की तरफ होगी, सॉल्यूशन आपका कैसा है, ये भी डिपेंड आपका इसमें करता है। तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है? पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमने ये तो क्या दिया, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू ए सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, बट इट्स नॉट कंप्लीट डेफिनेशन जब तक हम ये ना लिखें कि ये मूवमेंट होगी कहां से। ठीक है, आपने ये तो कह दिया कि वाटर मॉलिक्यूल सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से जा रहे हैं तो उस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं, बट आपको यहां ये मेंशन करना जरूरी है, ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर from a region of high water concentration to a region of low water concentration through सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो बेटा यहां पर ये चीज याद रखिएगा, आपने ये कह दिया मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ये इनकम्प्लीट है जब तक आप यहां ये मेंशन नहीं करेंगे फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस सेम प्रोसेस है, सिर्फ डिफरेंस क्या है? डिफ्यूजन क्या है? हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ, और ऑस्मोसिस क्या है? हाई कंसंट्रेशन से मूवमेंट लो कंसंट्रेशन की तरफ बट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। यहां पर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, यहां कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। दिस इज जस्ट द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तो ये आपने जरूर करना है, ये मैं आपको अभी बता रही हूं, आप देखिए। बट मेन डिफरेंस जो है वो जो आपने लर्न करना है वो ये है कि डिफ्यूजन जो है ये आपका हाई से लो कंसंट्रेशन है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, परंतु ऑस्मोसिस में आपका वाटर का मूवमेंट है, और दूसरी बात ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। तो लेट्स चेक आउट द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। तो आपने क्या करना है, एक तरफ लिख लीजिए डिफ्यूजन, एक तरफ लिख लीजिए ऑस्मोसिस। ठीक है, डिफ्यूजन जो है क्या होता है? इट इज मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स, और आपका ऑस्मोसिस क्या होता है?
It is movement of water molecules. और डिफ्यूजन क्या होता है? It occur in liquid or gaseous medium. क्योंकि वाटर का भी पढ़ा था आपने और ये आपने पढ़ा था गैसेस का भी होता है, तो इट अकर इन लिक्विड और गैसेस मीडियम। जबकि जो आपकी ऑस्मोसिस होती है, इट अकर ओनली इन एक्वस मीडियम। और डिफरेंस क्या पढ़ा था आपने? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड। जबकि इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये आपकी जरूरी है। कैन अकर ओनली थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, होते दोनों के दोनों ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ है, पर जो मेन डिफरेंस है वो यही रहता है कि आपकी डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि ऑस्मोसिस में आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। चलिए, अब आपको मैं एक कंडीशन बता रही हूं कि आप अगर सेल के अंदर देखें कि आप एनिमल सेल और प्लांट सेल रखें, तो आपका जो सॉल्यूशन है या सेल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जब आप सॉल्यूशन को रखते हैं, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस क्या होती है। तो हेडिंग डालिए, ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस एंड टाइप ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऑस्मोटिक सॉल्यूशन होता है when two aqueous solutions are separated by a semi-permeable membrane they are called osmotic solution। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की खास बात क्या है कि ये सॉल्यूट पार्टिकल्स को मूव नहीं होने देगी, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को जो है ये मूव होने देती है। तो अगर आप कोई सॉल्यूशन ले रहे हैं तो सिर्फ सॉल्यूट आपका मूव नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जो है वो आपका मूव करेगा। ठीक है, अब जो आपकी ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंसंट्रेशन, depending upon the concentration of solute in water in the outside solution
द सॉल्यूशन कैन बी ऑफ थ्री टाइप। फर्स्ट आपका है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सेकंड है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और थर्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो आपके तीन सॉल्यूशन हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि आइसोटोनिक कैसा होता है, हाइपोटोनिक कैसा होता है और हाइपरटोनिक कैसा होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के। कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के लिए मैंने एक ही लिया है बीकर और एक लिया है सेल। दिस इज अ सेल, और ये सेल जो है ये आपका एक सॉल्यूशन में डिप है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सेल है। ठीक है, ये आपके इस सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये जो सॉल्यूशन है ये एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। आपके इसके अंदर जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, लगभग उतने ही मॉलिक्यूल्स आपके यहां पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? इफ द मीडियम मतलब सॉल्यूशन, इफ द मीडियम has exactly the same water concentration as the cell, there will be no net movement of water across the cell membrane. That means no net movement across the cell membrane in isotonic. ठीक है, such a solution is called isotonic solution. इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली जो वाटर है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो करेगा, पर अगर एक बाहर जा रहा है तो एक अंदर आएगा, एक बाहर जाएगा तो एक अंदर आएगा। जितने मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं उतने ही मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं। इस वजह से क्या होगा, जो नेट मूवमेंट है वो आपकी सेम हो जाएगी। अब जैसे इसके अंदर मैंने व्हाइट एरोज से आपको दिखाया है, 1 2 3 4 5 आपको जाते हुए दिख रहे हैं, तो 5 ही आप लोग इसके अंदर आते हुए बना देंगे, जो ये इंडिकेट करेगा
कि सेल से मूवमेंट तो हो रही है, पर जितने अमाउंट आपका बाहर जा रहा है उतना ही अंदर आ रहा है। इस वजह से ओवरऑल मूवमेंट जो है वो 0 है। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि सेल विल retain the same size. That means cell will stay the same size. Same size, no net movement, and the solution is isotonic. This is the basic feature of isotonic solutions. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा? अगर जो मीडियम सराउंडिंग द सेल है, ये आपका बीकर, ये आपका सेल, ये आपका फिल्ड है किससे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, ठीक है। दिस इज फिल्ड विद हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब इसमें क्या होगा? जो मीडियम है, मीडियम सराउंडिंग द सेल, हैज a higher water concentration than the cell, meaning that the outside solution is very dilute, है ना। तभी तो वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा और ये कंसंट्रेटेड बॉडी होगी। अगर ये कंसंट्रेटेड बॉडी होगी तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स कम होंगे, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। यहां बाहर आपका मीडियम हाई वाटर कंसंट्रेशन का कब बनेगा? जब मीडियम की कंसंट्रेशन एक्चुअली में वेरी लो होगी। तो सेल क्या करेगा? सेल विल गेन वाटर। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में हो जाएगा द सेल विल गेन वाटर एंड स्वेल अप बाय ऑस्मोसिस। तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री है, ये पास कर सके सेल मेम्ब्रेन इन बोथ द डायरेक्शन, परंतु जो वाटर है विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। सेल के अंदर जो पानी आएगा वो आपका ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू द सेल वाटर विच लीव द सिस्टम। तो लीव करने वाले तो एक या दो मॉलिक्यूल हैं और आपके अंदर आने वाले ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। उसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा? सेल स्वेल्स अप, सेल स्वेल अप। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल अप कर जाता है क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर आ रहे हैं वो कहीं ज्यादा हैं जो इस सेल से बाहर जा रहे हैं। तो दिस इज द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो चलिए अब थर्ड केस डिस्कस करते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होने वाला है? ये आपका एक बीकर बना दिया गया है, ये एक सेल बना दिया गया है, ये सेल आपका डिप्ड है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। अब यहां क्या होगा? अब यहां ये होने वाला है कि आपका मीडियम जो है, मीडियम हैज ए लोअर कंसंट्रेशन,
medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that it is very concentrated. तो सेल क्या करेगा? सेल विल लूज वाटर, सेल विल लूज वाटर एंड श्रिंक. ठीक है, सेल विल लूज वाटर एंड श्रिंक. क्यों? क्योंकि जितना पानी बाहर आ रहा है, जितने वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर आ रहे हैं, उससे कम वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके अंदर जाएंगे. ठीक है, इसलिए सेल क्या होगा? सेल आपका लूज करेगा वाटर को और श्रिंक कर जाएगा. तो इस तरह के सॉल्यूशंस को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं. ठीक है, तो सेल श्रिंक होगा. अब इसको सम अप करें. आइसोटोनिक में क्या होता है? नो चेंज, सेल विल रिमेन सेम. हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल स्वेल अप. और हाइपरटोनिक में क्या होता है? सेल श्रिंक. ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई वाटर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, पर जितने बाहर जा रहे हैं उतने ही अंदर आ रहे हैं. हाइपोटोनिक में क्या होता है? जितने बाहर जा रहे हैं उससे ज्यादा अंदर आ रहे हैं, इसलिए सेल स्वेल कर गया. हाइपरटोनिक इज जस्ट अपोजिट ऑफ हाइपोटोनिक. उसमें मीडियम की कंसंट्रेशन जो है वो लोअर है, मींस ये बहुत कंसंट्रेटेड है. तो जो आपके सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे और उन वाटर मॉलिक्यूल्स के बाहर निकलने की वजह से सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा. तो इस वजह से आपका सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है. तो ये आपका था ऑस्मोसिस के बारे में कंप्लीट. ठीक है, अब आपको दो टर्म्स जो हैं इसके बारे में और मैं आपको बताना चाहती हूं कि आपको जो इंपॉर्टेंस है वो ऑस्मोसिस की बताना चाह रही हूं कि ऑस्मोसिस की बेसिकली इंपॉर्टेंस क्या है. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस आप कहां देख सकते हैं? इसकी क्या जो है मेन इसकी इंपॉर्टेंस है? तो सबसे मेन इंपॉर्टेंस है जो रूट्स हैं, दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस. रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय ऑस्मोसिस. और दूसरा, जो आपकी रूट्स ने वाटर एब्जॉर्ब किया उसकी सेल टू सेल मूवमेंट भी ऑस्मोसिस की वजह से होती है. सेल टू सेल मूवमेंट ऑफ वाटर absorbed by roots also take place by osmosis. This is also one of the very important feature of osmosis. ठीक है, तो आपका जो ये ऑस्मोसिस के बारे में था ये चीज आपकी मैंने करा दी है. अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जो मूवमेंट होती है वो आपकी डिफ्यूजन से होती है, ऑस्मोसिस से होती है. एक और प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस. एंडोसाइटोसिस. तो एंडोसाइटोसिस बेसिकली क्या होता है? एंडोसाइटोसिस होता है टेकिंग इन द मैक्रोमोलिक्यूल ऑफ taking in the macromolecules by cell is called एंडोसाइटोसिस. क्योंकि सेल्स जो है
मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंगल्फ करते हैं, सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो जब वो मैक्रोमोलिक्यूल्स को एंगल्फ करते हैं तो उसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर वो सॉलिड फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ करते हैं तो उसको फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो सेकेंड टर्म जो आपकी है मॉलिक्यूल्स की इनटेक की, वो है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या है? एंगल्फिंग, एंगल्फिंग मतलब लेना, अंदर एंगल्फ करना, इनहेल करना एक तरह से। एंगल्फिंग सॉलिड फूड पार्टिकल इज कॉल्ड phagocytosis. And both these processes are possible because of the flexibility of plasma membrane. ठीक है, एंडोसाइटोसिस का एग्जाम्पल है आपका अमीबा। अमीबा जो है वो अपना फूड जो है वो फैगोसाइटोसिस से लेता है, और जो आपके WBC है इसका एग्जाम्पल है आपका WBC। WBC जो है ये इन्वेड करता है माइक्रोब्स को, इन्वेड्स माइक्रोब्स बाय फैगोसाइटोसिस, और जो अमीबा है वो ऑब्टेन करता है फूड को बाय एंडोसाइटोसिस। तो ये टर्म आपको याद रखनी है, ठीक है। WBC जो है इन्वेड करता है माइक्रोब्स को बाय फैगोसाइटोसिस, और जो WBC ही है वो टॉक्सिन को आपके करेगा बाय एंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो अमीबा और WBC आपके दोनों एंडोसाइटोसिस के एग्जाम्पल हैं, और WBC जो माइक्रोब्स को इन्वेड करता है वो फैगोसाइटोसिस का आपका एग्जाम्पल है। तो ये आपको अब सारे के सारे प्रोसेस जो हैं वो मैंने एक बार क्लियर कर दिए हैं। डिफ्यूजन क्या होती है, ऑस्मोसिस क्या होती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या है। अब एक छोटा सा टॉपिक जो इसमें से रह गया है वो है सेल वॉल, क्योंकि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में तो आउटर मोस्ट कवरिंग है और लगभग वही फंक्शंस परफॉर्म करती है जो आपको अभी बताए हैं मैंने, डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है। बट जो आपके प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो आपकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होकर सेल वॉल होती है। तो प्लांट सेल in addition to the plasma membrane have another rigid outer covering called cell wall. दूसरी मान बात, सेल वॉल लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। तो अब प्लांट सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो जाएगी? सेल वॉल। अब यहां पर एक चीज आती है, ये सेल वॉल बनी किससे होती है? सेल वॉल जो है ये आपकी बनी हुई होती है सेलुलोज की। अब आप सोचेंगे कि जो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या था? तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंट आपका होता है प्रोटीन एंड लिपिड्स। अब सेल वॉल जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है प्लांट सेल की, तो आउटर मोस्ट कवरिंग किससे बनी है? सेलुलोज से। परंतु जो इनर कवरिंग है, जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है, वो आपकी प्रोटीन्स और लिपिड्स की ही बनी होती है, चाहे वो एनिमल सेल हो चाहे वो प्लांट सेल हो। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी हुई होती है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। सेल वॉल जो है
आपकी सेलुलोज से बनी है। और सेलुलोज क्या है? सेलुलोज जो है ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है। अब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्यों है बेटा? क्योंकि सेलुलोज जो है वो पॉलीमर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज सिंपल यूनिट है, बट ग्लूकोज का जो पॉलीमर है, तो पॉलीमर क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। तो सेलुलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और ये क्या काम करता है? एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। ये स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है वो प्लांट को प्रोवाइड करता है। अब एक चीज और आपको यहां पे बता दी जाए, प्लाज्मोलिसिस, कि प्लाज्मोलिसिस क्या होती है। प्लाज्मोलिसिस बहुत ही एक इजी सा आपका कंसेप्ट है। जब लिविंग प्लांट सेल वाटर लूज करता है ऑस्मोसिस से, तो श्रिंकेज हो जाती है कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम सेल वॉल। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from cell wall This phenomena is called प्लाज्मोलिसिस। दैट मीन्स इस चीज से, क्योंकि प्लाज्मोलिसिस होती है, इस चीज से हम क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं? हम ये इन्फ्रेंस निकालते हैं कि ओनली लिविंग सेल आर एबल to absorb water by osmosis। डेड सेल कभी भी ऑस्मोसिस से वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करते। दूसरा फंक्शन क्या है सेल वॉल का? सेल वॉल जो है ये परमिट करती है सेल ऑफ प्लांट, फंगाई एंड बैक्टीरिया टू विदस्टैंड dilute external media without bursting। That means cell wall protect the cell from bursting। bursting मतलब फूट जाना। जैसे बैलून में अगर आप बहुत ज्यादा पानी भर देते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है, हवा भर देते हैं वो बर्स्ट हो जाता है। तो सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम बर्स्टिंग सेल जो है वो क्या करता है? आपका स्वेल करता है, बिल्डअप करता है प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और जो वॉल है वो इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द सेल स्वोलन सेल एक्सर्ट करती है। और इस वॉल की वजह से सेल जो है वो ग्रेटर चेंज को सराउंडिंग मीडियम के विस्टैंड कर पाता है एज कंपेयर टू एनिमल सेल। मतलब अगर हम एक एनिमल सेल लें और एक प्लांट सेल लें और उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालें तो दोनों सेल डेवलप करेंगे, परंतु सेल वॉल होने की वजह से प्लांट सेल जो है वो बर्स्टिंग से बच जाएगा, परंतु एनिमल सेल जो है वो बर्स्टिंग से आपके नहीं बचेगा अगर हम लोग इस चीज को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। अगर आप हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो ये सेल को बर्स्टिंग से बचाता है, क्योंकि आप जानते हैं जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो वाटर के मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ जाएंगे, तो ये सेल वॉल जो है ये उस टाइम पे सेल को प्रोटेक्ट करती है बर्स्टिंग से। तो ये सेल वॉल का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको लर्न रखना है। तो सेल वॉल आपको और क्या प्रोवाइड करती है? सेल वॉल प्रोवाइड a definite shape
rigidity and mechanical strength. To the plant cell. अब सेल वॉल जो है वो मैं आपको बता चुकी हूं कि सेल वॉल सेलुलोज की जो है बनी हुई होती है और सेल वॉल के ऊपर जो है डिपोजिशन भी होती है कई बार क्यूटिन की लेयर की या लिग्निन की या सुडारिन की, तो ये आप सब देख सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और सेल वॉल जो है ये फ्री मूवमेंट जो है प्रोवाइड करती है। सेल वॉल जो है ये हाईली परमेएबल होती है। सेल वॉल इज हाईली परमेएबल। सेलेक्टिवली परमेएबल जो है वो आपकी सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सबको एंट्री दे देती है, ठीक है। तो इट परमिट फ्री मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। बट मेन इसका जो फंक्शन है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को बर्स्टिंग से। जब आप सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं तो वहां ये सेल को काफी हद तक मदद करती है बचाने के लिए। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको न्यूक्लियस के बारे में डिटेल में कराऊंगी और आप इसको अच्छे से देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आए। और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।